गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, आज का जो अपना टॉपिक है अपवाद द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य द्वारा प्रबंध, जिसमें क्या किया गया था कि संगठन में किए जाने वाले प्रत्येक कार्य, नियोजन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, समन्वय आदि सबको क्या किया गया था? व्यक्तिगत उद्देश्यों के साथ टाई अप किया गया था, यानी उनको व्यक्तिगत उद्देश्यों के साथ जोड़ा गया था। आज अपन पढ़ेंगे उद्देश्य अपवाद द्वारा प्रबंध। अपवाद द्वारा प्रबंध होता क्या है, पहले वो समझे। तो इसके लिए अपन सीधा समझ सकते हैं कि जब मान लो एक संगठन है, उसमें जो भी काम किए जा रहे हैं, नियोजन से लेकर नियंत्रण तक, वो सब एक सामान्य प्रक्रिया के तहत किए जाते हैं। अब उनके लिए दिशा निर्देश, नियम, नीतियाँ कौन बनाता है? टॉप मैनेजमेंट बनाता है। और यदि वो बार बार उन कार्यों के मध्य अपनी दखलंदाजी करे, उनमें रोक टोक करे, तो कोई भी कर्मचारी अपने कार्यों को भली प्रकार से पूरा नहीं कर पाता। तो एक जो प्रबंधक है, उसको चाहिए कि जब उसकी कार्यों के दौरान आवश्यकता हो या कोई विशेष परिस्थिति हो जिसमें उसका हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है, तो ही उसको कार्य के दौरान अपना हस्तक्षेप या अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा संगठन में सामान्य रूप से जो कार्य हो रहे हैं उनको होते रहने देना चाहिए, जिससे कार्य समय पर पूरे हो सकें। यदि वो कार्यों के दौरान बीच बीच में नियमों में बदलाव करेगा, हस्तक्षेप करेगा, तो कर्मचारी स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाएगा, कार्य में बाधाएं आएंगी। तो इसी बाधा को अपन क्या कहते हैं? अपवाद द्वारा प्रबंध कहते हैं। इसके बाद में अपवाद द्वारा प्रबंध वह तकनीक है जो ये बताती है कि उन समस्त कार्यों तथा मामलों में उच्च प्रबंधक का ध्यान आकर्षित नहीं किया जाना चाहिए जो नियमित और निर्धारित रूप से परिणामों की उपलब्धि दे रहे हैं। यानी जो काम लगातार हो रहे हैं उनमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता कब होती है? जब उसको कार्यों के दौरान किसी प्रकार की कर्मचारियों को दिक्कत आए और वो अपने स्तर पर उन दिक्कतों का सामना या समाधान न कर पाएँ, तो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है उसको कार्यों के दौरान अपना हस्तक्षेप करना चाहिए। उसके बाद में है अपवाद द्वारा प्रबंध के महत्व, यानी ये क्यों ज़रूरी है, क्यों इसकी आवश्यकता महसूस की गई। तो इसमें अपन पहला बता सकते हैं कि प्रबंधकों के व्यक्तिगत समय की इसमें क्या होती है? बचत होती है। यानी वो अपना जो ध्यान है वो अन्य कार्यों में, नियोजन में, नीतियों में लगा सकते हैं। सामान्य कार्यों में उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद में अधिशासी प्रयत्नों द्वारा वांछित समय व स्थान पर संकेंद्रित किया जा सकता है। यानी जिस अधिकारी की अपने को आवश्यकता नहीं है उसे अपन क्या कर सकते हैं? सही समय और सही स्थान पर कार्यों में लगा सकते हैं। तीसरा, जटिल समस्या में मामले अधिकारियों के ध्यान में नहीं आ पाते। अब वो मान लो सामान्य कार्यों में अपनी दखलंदाजी करेगा, तो जिन कार्यों में उसकी आवश्यकता है उन कार्यों में उसका कोई योगदान नहीं होगा, क्योंकि वो समस्याएं उसके ध्यान में ही नहीं होंगी। चौथा, प्रबंध के क्षेत्र को व्यापकता प्रदान करना आसान हो जाता है। पांचवा, निर्णय में बारंबारता में कमी लाई जा सकती है, यानी बार बार में निर्णय वो बदले नहीं जाते, एक समान बने रहते हैं। उसके बाद में उपलब्ध समग्र इतिहास एवं प्रवृत्तियों की जानकारी का सही उपयोग किया जा सकता है, यानी अपने पास जो भी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं का अपन क्या कर सकते हैं? सही से प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में अधिक योग्य एवं उच्च वेतन वाले व्यक्तियों को उच्च प्रयत्नों वाले कार्यों पर लगाया जा सकता है, यानी जिन कर्मचारियों को जहां आवश्यकता हो उनको उसी स्थान पर लगाया जाए। उसके बाद में अगला, संकट एवं कठिन समस्याओं को शीघ्र जाना जा सकता है और कठिनाइयों के प्रति सावधान भी किया जा सकता है। जब वो अपने कार्यों पर ध्यान रखेंगे तो उनको पता रहेगा कि किस कार्य के दौरान कर्मचारियों को दिक्कत आ सकती है। उसके बाद में परिस्थितियों में व्यक्तियों के मूल्यांकन में गुणवत्ता तथा परिणात्मक मापदंड होते हैं। और अंतिम अपन कह सकते हैं कि अनुभव रहित अथवा कम अनुभवी प्रबंधकों के लिए बिना प्रशिक्षण के भी नव जो कार्य हैं, नवीन कार्य हैं, उनको पूरा किया जा सकता है। तो ये इसकी कुछ सामान्य महत्व है या अपन विशेषता कह सकते हैं। उसके बाद में आते हैं इसके दोष, यानी इसमें क्या कमियां हैं। तो पहली यह संगठन व्यक्ति के व्यक्तिगत विचारों को बढ़ाती है, यानी इससे वो क्या करता है? बार बार में जो दिक्कत हैं टॉप लेवल द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं उनके प्रति वो क्या होता है? सजग नहीं रह पाता। अगला, यह प्राय अविश्वसनीय समंकों पर आधारित रहते हैं, यानी इसकी उपयोगिता को अपन सटीक नहीं कह सकते। यह व्यापक अवलोकन एवं रिपोर्टिंग की आवश्यकता रखती है जो कि संभव नहीं, यानी प्रत्येक संगठन में जो भी लोअर लेवल कर्मचारी उनका व्यक्तिगत इसमें ध्यान नहीं रखा जा सकता। अगला, यह
कागजी कार्रवाई को बढ़ाती है। और अगला, यह व्यावसायिक मामलों के एक अवसर को अभिभावक स्थिति मानकर चलती है, जबकि ऐसा नहीं होता। यानी ये क्या कहते हैं कि जो भी होना है वो एक स्वाभाविक क्रिया में नहीं होता, जबकि संगठन में जो भी कार्य होते हैं वो स्वाभाविक क्रिया में होते हैं। और अगला है, यह प्रणाली अनेक घटकों जैसे मानवीय व्यवहार आदि की मापन पूरी तरह से नहीं कर सकती। यानी इसमें कर्मचारियों की व्यक्तिगत कार्य कुशलता का मूल्यांकन किया जा सकता है, तो किसी भी स्तर पर एक समान रूप से एक जैसा नहीं होता। उसके बाद में दूसरा आता है व्यू रचना प्रबंध प्रणाली। अब देखो व्यू रचना प्रबंध प्रणाली वह होती है जिसमें प्रबंधकों द्वारा अपने समानांतर संगठन की नीतियों और नियमों कार्य विधियों के आधार पर अपने संगठन के लिए नियम नीतियां और कार्य विधि तैयार की जाती है। उसे अपन क्या कहते हैं, व्यू रचना प्रबंध प्रणाली। अब मान लो दो संगठन हैं, दोनों एक जैसी वस्तुएं बना रहे हैं। ए के द्वारा बनाई गई वस्तु आसानी से क्रय और विक्रय हो रही है, जबकि बी संगठन के द्वारा बनाई गई वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं हो रहा। दोनों एक जैसी हैं, क्वालिटी क्वांटिटी कीमत प्राइस सब एक जैसी हैं, फिर भी दोनों की बिक्री में फ़र्क है। तो ये फ़र्क कहाँ रहा, जो टॉप लेवल द्वारा नीतियाँ बनाई गई थी उनमें कमी मानी जाती है। तो इसके लिए जो संगठन आसानी से क्रय विक्रय कर रहा है उसके जैसी नीतियाँ ही अपने को अपने व्यापार में अपनानी चाहिए, और इसी प्रक्रिया को व्यू रचना प्रबंध प्रणाली कहा जाता है। उसके बाद में इसकी परिभाषाएं हैं। पहली है स्टोमैन एंड फ्रीमैन की, कि व्यू रचना प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया जो एक संगठन की व्यू रचना नियोजन एवं उन योजनाओं की कार्यवाही हेतु बाध्य करती है कि जो नीतियां अपन ने बनाई हैं उन नीतियों को उसी रूप में लागू किया जाना चाहिए। उसके बाद में इसकी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि यह एक औपचारिक प्रबंध प्रक्रिया है। ये औपचारिक क्योंकि इसमें क्या बनाए जाते हैं, नियम नीतियाँ कार्यविधियाँ तकनीक आदि को इसमें निर्माण किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, एक औपचारिक प्रबंध प्रक्रिया है। दूसरी, यह प्रबंधकों की प्रतिबद्धता को व्यक्त करती है, क्योंकि प्रबंधकों का कार्य केवल संगठन के लिए नियम नीतियाँ और संसाधनों की व्यवस्था करना होता है, जिससे संगठन आसानी से अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। तीसरे में अपन कह सकते हैं कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में काम करते हैं, क्योंकि इसमें संगठन के नियम निर्देश्य उद्देश्य कार्य विधियाँ तकनीक आदि का निर्माण किया जाता है, योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है, जिससे अपन आसानी से अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद में चौथी इसकी विशेषता कह सकते हैं कि उच्च स्तरीय प्रबंध व्यवस्था है, कि इसमें जो भी काम किए जाते हैं वो केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ही किए जाते हैं, जैसे नियम नीतियाँ बनाना उद्देश्यों का निर्धारण करना आदि सभी कार्य इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ही किए जाते हैं। उसके बाद में अगला, साध्य एवं साधन। व्यू रचना प्रबंध का संबंध साध्य एवं साधन दोनों से है, यानी ये लक्ष्यों तक पहुंचना और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता है उन सामग्रियों की व्यवस्था करना इसमें शामिल किया जाता है। अगला अपन कह सकते हैं कि एक निर्देशनात्मक नियोजन प्रक्रिया है, क्योंकि जो भी नियम बनाए जाते हैं वो कर्मचारियों को निर्देशित किए जाते हैं और उन निर्देशों के अनुसार ही कर्मचारी अपने कार्यों को पूरा करते हैं। उद्देश्य दीर्घकालीन हो सकते हैं, अल्पकालीन हो सकते हैं। निर्देश भी अल्पकालीन दीर्घकालीन मध्यकालीन तीनों प्रकार से हो सकते हैं। यह क्या करता है, उद्देश्यों और निर्देशों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। अगला अपन कह सकते हैं कि गतिशील प्रक्रिया है, कि प्रबंध का जो भी कार्य है वो क्या माना जाता है, गतिशील प्रक्रिया माना जाता है। उसके बाद में इसमें अगला आता है भविष्य उन्मुखी प्रक्रिया, कि जो भी निर्देश नीतियाँ बनाए जाते हैं वो भविष्य के नियोजन के आधार पर ही बनाए जाते हैं। अतः अपन ये कह सकते हैं कि जो व्यू रचना प्रबंध प्रणाली है वो एक भविष्यवादी कार्य है। भविष्य में उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उनके अनुसार ही कार्यों का नियोजन किया जाता है। उन नियोजन कार्यों के आधार पर ही संगठन व्यवस्था निर्देशन उद्देश्यों का निर्धारण आदि कार्यों को इसमें पूरा किया जाता है। उसके बाद में इसमें अगला टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस, यानी व्यू रचना प्रबंध क्यों ज़रूरी है, क्या इसकी आवश्यकता पड़ी, क्यों अपन ने इसको अपने प्रबंध कार्यों में शामिल किया, तो अपन को इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों ये अपने लिए ज़रूरी था। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य अपन मान सकते हैं, इसका महत्व है कि व्यवसाय के कुशल संचालन के लिए यह आवश्यक है कि जब तक अपन ने अपने उद्देश्यों का निर्धारण नहीं किया, भविष्य को ध्यान में रखकर नियोजन नीति निर्माण आदि कार्य अपने द्वारा नहीं किया जाता,
तब तक अपन क्या नहीं कर सकते, अपने व्यापार का कुशल और प्रभावी रूप से संचालन नहीं कर सकते। दूसरा, उद्देश्यों की स्पष्टता एवं प्रेरणा। जब कर्मचारी और प्रबंधक दोनों को अपने उद्देश्यों का पता है कि अपने को इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, तो वो क्या करेंगे, उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कार्यों को पूरा करेंगे और स्व प्रेरणा के आधार पर ही कार्यों को इसमें पूरा किया जाता है। इन्होंने बार बार में बताने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार इनको उद्देश्य बता दिए गए और साधन उपलब्ध करवा दिए गए कि आपको इन साधनों के साथ इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, तो वह स्व अभिप्रेरित होकर कार्यों को पूरा करता है। उसके बाद में तीसरा, वातावरणीय चुनौतियों का सामना और अवसरों का लाभ। कि अपन ने पहले भी पढ़ा था कि प्रबंध का जो वातावरण है या व्यावसायिक वातावरण वो निरंतर परिवर्तनशील और गतिशील बना रहता है। तो इसमें अपने को कई बार व्यापारिक अवसर लाभ के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनका अपने को फ़ायदा या लाभ लेना होता है। तो जब अपने पास पर्याप्त नियोजन निर्देशन है तो ही अपन उन उद्देश्यों और अवसरों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा उन अवसरों का अपने लिए कोई महत्व नहीं रहता। उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ निर्णय में सहायता। शुरू में बताया था कि इसका जो कार्य है वो दूसरे संगठन से प्रेरित है, यानी इसमें दूसरे संगठन को, अलग अलग संगठनों को ध्यान में रखकर अपने लिए नीतियाँ और निर्देश बनाए जाते हैं। तो अपने लिए जो सबसे बेहतर विकल्प है उस विकल्प का इसमें चयन किया जाता है, बाकी विकल्पों को छोड़ दिया जाता है। जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प अपने सामने उपलब्ध रहता है उस विकल्प का इसमें चयन किया जाता है। उसके बाद में पांचवा, प्रबंधकों को भविष्य हेतु सोचने को बाध्य करता है और संगठन की योग्यता और क्षमता में ये वृद्धि करता है, क्योंकि उसमें पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों को पूरा किया जाता है। उसके बाद में अगला आता है कर्मचारियों की अभिप्रेरणा में सुधार। पीछे अपन ने भी पढ़ा था कि इससे क्या करता है, कर्मचारी स्वयं अभिप्रेरित होकर कार्यों को पूरा करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि कर्मचारियों में इससे अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है और वह ज़्यादा सकारात्मक रूप से अपने कार्यों को पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें प्रशंसा, सम्मान आदि की भी उपलब्धि होती है। और अंतिम है परिवर्तनों के प्रतिरोध में कमी। कि जब अलग अलग संगठनों के नीतियों निर्देशों को इसमें शामिल किया जाता है, प्रबंधकों के द्वारा नीतियाँ बनाई जाती है, कर्मचारियों की राय ली जाती है, तो उससे जो भी संगठन में दिक्कत हैं उन दिक्कतों को आसानी से इसमें क्या किया जाता है, समाप्त किया जा सकता है। तो ये अपना आज का टॉपिक था। 2 टॉपिक अपन ने आज पढ़े हैं। पहला, उद्देश्य द्वारा प्रबंध यानी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और मैनेजमेंट बाय स्ट्रेटजी, यानी 2 तरह के इसमें अपन ने टॉपिक पढ़े हैं। आप ये पढ़ें, देखें। कोई क्वेरी हो तो मुझसे ऑनलाइन या कॉल करके आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जो भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। थैंक यू।